नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और लखनऊ की लड़ाई में आज लखनऊ से आपका स्वागत है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव उस निर्णायक मोड़ पर आ चुके हैं जहां तीसरे दौर के बाद पिछले चुनाव में ये लगभग साफ हो चुका था कि किसकी लहर है। तीसरे दौर के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश की 403 में से 172 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी और 2017 के चुनाव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 172 में से 140 सीटों पर दर्ज की थी अपनी जीत। तब लहर थी बीजेपी की। इस बार भी दो दौर के मतदान के बाद अब तीसरे दौर का मतदान आ रहा है। दोनों ही तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी लहर है। योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि पहले और दूसरे दौर के 113 में से 100 सीटों पर वो कब्जा करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हीं की लहर है और वही इस बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस बार अखिलेश यादव के लिए बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि जहां पर तीसरे दौर का 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें 8 जिले की 28 ऐसी सीटें हैं जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के परिवार का गढ़ मानी जाती हैं। लेकिन यहां पिछली बार चुनाव में सफाया हो गया था। 28 सीटें जो यादव परिवार की मानी जाती हैं, उनमें से सिर्फ 6 सीटों पर पिछली बार अखिलेश यादव की पार्टी को जीत मिली थी। इसीलिए इस बार आर पार की लड़ाई। पुलिस वालों, पुलिस पुलिस पुलिस। नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी। पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो तमाशा? है मुक्त सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। 22 में भाजपा को जिताकर बाउंड्री लगानी है, चौका लगाना है। मोदी जी, योगी और अखिलेश को क्या करेंगे? इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। दो चरण के चुनाव बीत जाने के बाद धूल रुझानों से हटी है, छटी है या और अभी लड़ाई ठनी है? इन सवालों के बवंडर के बीच तीसरे चरण का चुनाव आ गया, जहां तक के मतदान में पिछली बार 2017 में जनता की उंगली ने तय कर दिया था चुनाव कौन जीतने जा रहा है। 22 के इलेक्शन में पहला चरण जाट मुस्लिम वोटों के कारण बीजेपी के लिए कठिन माना गया। दूसरा चरण 2017 के नतीजों के आधार पर समाजवादी पार्टी के लिए सरल समझा गया। लेकिन तीसरा चरण वो है जहां 2017 में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटें जीतकर 3 दशक का इतिहास बनाया। तीसरा चरण वो है जहां अपने ही घर का इलाका होने के बावजूद समाजवादी पार्टी 59 में से सिर्फ 8 सीट जीत पाई थी। क्या यही कारण है कि यादव बाहुल्य 8 जिलों, अवध को छूते कानपुर के इलाके और बुंदेलखंड में सिमटे थर्ड फेज के इलेक्शन से 3 दिन पहले अखिलेश यादव के प्रचार रथ पर मुलायम सिंह यादव आकर बैठते हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव खड़े दिखते हैं। 2014 के चुनाव और 2016 में परिवार की लड़ाई के बाद ये पहला मौका है जब मुलायम, शिवपाल और अखिलेश एक साथ चुनावी प्रचार में उतरते हैं। क्या ये सारी कवायद सिर्फ तीसरे चरण के चुनाव के लिए की गई? लखनऊ की लड़ाई के इस तीसरे अध्याय को और समझने के लिए अब आप 5 बातें नोट कर लीजिए। पहली बात, तीसरे चरण के 16 में से 8 जिलों की 28 सीटें समाजवादी पार्टी के कोर वोटर के क्षेत्र की हैं। दूसरी बात, तीसरे चरण की 59 में से 22 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम और यादव मतदाता की आबादी 40% के करीब है। तीसरी बात, परिवार की लड़ाई के कारण ही 2017 में समाजवादी पार्टी अपने घर की 28 में से 22 सीट हार गई। चौथी बात, परीक्षा सिर्फ थर्ड फेज में परिवार की सीटों पर ही नहीं बल्कि गठबंधन परिवार की भी अग्नि परीक्षा है। पांचवी बात,
तीसरे चरण की सीटों पर यादव के बाद शाक्य और लोध मतदाता ही सबसे ज्यादा हैं, जिन्हें साधने के लिए कई छोटे दलों से गठबंधन अखिलेश यादव कर चुके हैं। ये क्षेत्रीय दल की अपनी एक हैसियत होती है और क्षेत्रीय दल लगातार जनता के बीच में उनके दुख दर्द के करीब हैं। इसलिए मेरी कोशिश रही कि सभी जातियों के और तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनका बहुत संगठन तो नहीं है, लेकिन संगठन है कुछ पॉकेट्स में जहां सीधा सीधा पार्टी को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने हर वर्ग के, हर जाति के लोगों के लेकर के एक अच्छा गुलदस्ता बनाया। आज राह चलते हुए किसी राहगीर पर, किसी व्यापारी पर या किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का तो साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। एक दिलचस्प बात, आप लखनऊ की लड़ाई में ये जान लीजिए कि 10 मार्च को जब इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आएंगे तो 10 मार्च ही वो तारीख है जब 10 साल पहले इसी तारीख को 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के लिए नेता चुने गए थे। इस बार भी लखनऊ की लड़ाई में 10 मार्च को लकी बनाने के लिए अखिलेश तीसरे चरण में पिता और चाचा के साथ बस में आ गए। लेकिन इन्हीं तस्वीरों से जन्मी राजनीति का पहले आप ट्रेलर देखिए। बात है कि सब साथ हैं आज। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है। दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। ये ट्रेलर आपने देखा, अब कहानी जानिए। दरअसल इटावा में प्रचार के दौरान प्रचार बस के आगे की 2 सीटों पर एक तरफ मुलायम सिंह, दूसरी तरफ अखिलेश यादव बैठे। चाचा शिवपाल थोड़ी देर के लिए मुलायम सिंह की सीट के पीछे खड़े रहे, फिर आगे आकर सीट के हैंड रेस्ट यानी हत्थे पर बैठ गए, जहां मुलायम उनसे कहते रहे कि जनता के सामने हाथ हिलाते रहो। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर बीजेपी कहने लगी कि परिवार में सब ठीक नहीं है। मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वहां मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। मैंने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया है, नेता मान लिया है और 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। तो इसलिए हम लोग एक हो गए। शिवपाल यादव की इस आखिरी शब्द पर गौर करिएगा, हम लोग एक हो गए हैं। क्या तीसरे चरण में परिवार की एकजुटता ही बीजेपी के लिए चुनौती है? समझिएगा। 2012 में तीसरे चरण की 59 में से 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। 2012 में तीसरे चरण की यादव बाहुल्य सीटों में 10 यादव समाजवादी पार्टी के जीते थे, लेकिन 2017 में परिवार के झगड़े के कारण ही तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी को 29 सीटों का सीधा नुकसान हुआ और यादव बाहुल्य इलाके में भी समाजवादी पार्टी के सिर्फ 4 यादव उम्मीदवार जीते थे। इसीलिए जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सब साथ हैं, तो बीजेपी वार करती है। नेताजी तो पहले से ही साथ थे और आज सब लोग साथ हैं। चाचा जो पार्टी हालांकि दूसरी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। तो ये खुशी की बात है कि सब साथ हैं आज। चाचा भतीजा सत्ता के लूट में बराबर के भागीदार थे, लूट में बराबर के भागीदार हैं। पब्लिक को दिखाने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग दिखाते थे। एक साथ खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अलग कैसे?
लेकिन उस बेचारी के तो आप लोगों ने वक्तव्य दे दे करके शिवपाल के बेचारे को दुर्गति कर दी। मुलायम सिंह के जमाने से यादव बाहुल्य सीटों पर हमेशा जीत समाजवादी पार्टी ने हासिल की। तब इसी इलाके में यादव परिवार के कई सदस्यों ने राजनीति में अपनी एंट्री ली, पद हासिल किए। इस ग्राफिक्स के जरिए आप पहले जान लीजिए। शुरुआत मुलायम सिंह यादव के बाबा से करते हैं। उनका नाम मेवाराम था। मेवाराम के 2 बेटे थे, सुघर सिंह, बच्चीलाल सिंह। सुघर सिंह के 5 बेटे हुए। भाइयों में मुलायम तीसरे नंबर और शिवपाल सिंह सबसे छोटे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने मालती देवी से पहली शादी की। अखिलेश उनके बड़े बेटे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, पूर्व सीएम है, आजमगढ़ से सांसद है, अब मैनपुरी में करहल से चुनाव लड़ रहे। अखिलेश की पत्नी डिंपल भी सांसद रह चुकी हैं। मुलायम सिंह की दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई। साधना और मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं। प्रतीक राजनीति से दूर रहते हैं। उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। मुलायम के सबसे बड़े भाई अभय राम हैं, जिनके बेटे धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह के दूसरे बड़े भाई रतन सिंह यादव हैं। मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव रतन सिंह के पौत्र हैं। मुलायम के 5 भाइयों में चौथे नंबर पर राजपाल सिंह यादव का नाम आता है। राजपाल मुलायम से छोटे हैं। राजपाल के बेटे अंशुल भी सक्रिय राजनीति में हैं। अंशुल लगातार दूसरी बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। मुलायम के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव हैं। शिवपाल जसवंत नगर सीट से विधायक भी हैं। उनके बेटे आदित्य यादव भी सक्रिय राजनीति में हैं। मुलायम सिंह यादव के चाचा बच्चीलाल सिंह के बेटे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अभी राज्यसभा के सांसद हैं। उनके बेटे अक्षय यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। 2014 में फिरोजाबाद से सांसद बने थे, 2019 में हार गए। इसी आधार पर हर बार की तरह इस बार की लखनऊ की लड़ाई में भी परिवारवाद को मुद्दा बनाया गया। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा। अखिलेश यादव जानते थे कि फैमिली की फांस के नाम पर बीजेपी घेरेगी, इसीलिए परिवारवाद के आरोपों से बाहर निकलने वाला परसेप्शन कैसे बनाने की कोशिश की, देखिए। इस बार विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह के परिवार से सिर्फ अखिलेश और चाचा शिवपाल ही चुनाव लड़ रहे हैं। परिवारवादी राजनीति के कटघरे से शायद बाहर निकलने के लिए ही शिवपाल यादव के चाहने के बावजूद उनके बेटे आदित्य को टिकट नहीं दिया गया। धर्मेंद्र यादव के भाई अनुराग यादव पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार उन्हें भी नहीं उतारा गया। खुद धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, डिंपल यादव लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में इनमें से किसी को नहीं उतारा गया। पहले की तरह इस बार यादव परिवार भी पूरा चुनाव प्रचार में उतरा हुआ नहीं दिखाई देता। क्या यही कारण है कि इस बार के चुनाव में परिवारवादी ठप्पे से बाहर निकलने का राजनीतिक नजरिया दिखाते अखिलेश को घेरने के लिए पहले ही अपर्णा यादव को बीजेपी ने अपने साथ शामिल कराया, ताकि ये बताया जा सके जो परिवार नहीं संभाल सकता वो पार्टी प्रदेश कैसे संभालेगा। सबसे योग्य थी और सबसे योग्य ने राष्ट्र आराधना के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं कहता हूं अपर्णा यादव के सामने अखिलेश यादव बहस कर ले, आमने सामने बहस हो जाए, पता लग जाएगा कौन व्यक्ति कितना योग्य है। उन्होंने गौ सेवा का काम किया, दिव्यांग जनों के लिए काम किया, अनेक कार्यक्रम किए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के मंच को देखिए, आपने देखा होगा टिकट के लिए बीजेपी में नहीं आई, बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी के राष्ट्र आराधना के कार्य के साथ मैं जुड़ने के लिए आई हूं, मैं तो उसी में काम करूंगी। ऐसे ही परिवार एक हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में लहर आ गई। और देखिए ये थर्ड फेज है। अब थर्ड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी का समय है।
यानी तीसरे चरण में परिवार ताकत अगर बनता है तो परिवार ही दूसरे पक्ष के लिए चुनौती है, मुद्दा भी। इस तरह पहले चरण के चुनाव में जिन्ना गन्ना, दूसरे चरण में धर्म के आधार पर और तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव अब परिवारवाद की पिच पर शिफ्ट हुआ है। तीसरे दौर का मतदान जिन इलाकों में हो रहा है वो इलाका आलू की खेती के लिए मशहूर है। वही आलू जो जमीन के नीचे होता है, जो कैश क्रॉप कहलाता है। कई बार लगता है जैसे नेता भी जनता को आलू ही समझ लेते हैं, जब जी चाहे जिस तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन जनता भी उस आलू की ही तरह है, जमीन के नीचे है, उसकी ताकत का ऊपर एहसास नहीं होता, लेकिन सीधा चुनावों के वक्त अपना फैसला सुना देती है। इस बार देखिए किस्मत सबकी दांव पर है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव खुद लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। यहां तक कि जिस करहल सीट से वो लड़ रहे हैं वहां बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री को उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया है। आइए लखनऊ की लड़ाई को समझते हैं करहल के नजरिए से। छोटा नेता छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोल रहा है, और सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट करहल में किसकी हवा चलेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। मैनपुरी की करहल सीट यादव बहुल है, जहां पर 50% वोटर यादव है। इसीलिए जब अखिलेश ने यहां से पर्चा भरा तो वो ये कहने से नहीं चूके कि उन्हें करहल में आकर प्रचार करने की जरूरत भी नहीं है। ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा जरूर आऊंगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की जरूरत नहीं है, जीतने के बाद जरूर आइए। लखनऊ की लड़ाई में चुनाव लड़ने के लिए करहल से ज्यादा सुरक्षित सीट अखिलेश के लिए दूसरी नहीं हो सकती थी। इस सीट पर हुए पिछले 16 चुनावों में 14 बार गैर भाजपा और गैर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। 1951-52 में यूपी के पहले चुनाव में ही ये उन 42 सीटों में शामिल थी जहां से गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जीता। 1980 और 2002 को छोड़कर यहां से हर बार समाजवादी बैकग्राउंड का उम्मीदवार ही विधानसभा गया। मैनपुरी की करहल सीट मुलायम सिंह के पैतृक गांव सैफई से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। यहीं पर मुलायम सिंह की पढ़ाई लिखाई हुई। उन्होंने कुश्ती के दांव पेच भी यही सीखे और टीचर की नौकरी भी की। आलू की खेती के लिए मशहूर इस बेल्ट में यादव परिवार की तूती बोलती है, जो इस बार यहाँ पर अपना पूरा दमखम दिखाना चाहता है। यूपी अब की परिणाम बदलने वाला है, बोल रहा यूपी अब की, अरे परिणाम बदलने वाला है और बटन दबा। अखिलेश समर्थकों का दावा है कि वो अपने भैया को इस बार यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जिताकर विधानसभा भेजेंगे। कैसे चलाई जाती है, अरे सरकार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार दे। और अंतिम लाइन पढ़ रहा हूँ, जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, और जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। लेकिन मुलायम सिंह का यहाँ बेटे के लिए प्रचार में आना विवादों से जुड़ गया। दरअसल मुलायम सिंह के भाषण के दौरान उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव आगे आकर एक कागज रखते हैं। इसके बाद बुजुर्ग समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह वोट देने की अपील करते हैं। राजनीति उस पर भी हो जाती है। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों,
ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। अब बीजेपी पूछ रही है कि जिस सीट पर अखिलेश जीत के बाद आने वाले थे, वहाँ कौन सी मजबूरी के चलते उन्हें चुनाव से पहले ही घूमना पड़ रहा है। और ये अपने में ही संकेत है कि यदि सारा का सारा परिवार उतरता है एक ऐसे क्षेत्र में, ऐसे हल्के में जिसके वो समझते थे कि उनके लिए सेफ है, बड़ी सोच विचार करके उन्होंने फैसला किया था वहां से चुनाव लड़ने का, और यदि ऐसा अभी उनको महसूस हो रहा है तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ वीकनेस नॉट स्ट्रेंथ। बीजेपी ने यहाँ से एसपी सिंह बघेल को उतारा है, जो कभी मुलायम सिंह की सुरक्षा में तैनात रहे हैं। यादव परिवार के करीबी रहे बघेल भी अखिलेश को हराने का दम भर रहे हैं। लोग अपने बीमार पिता को अपील कराने के लिए नहीं लाते हैं, ठीक है ना, और मार्जिन वाले लोग दूसरे पे हमला नहीं कराते हैं। मार्जिन के लिए घर के 5 लोग वोट 6 लोग वोट नहीं मांगते हैं। मार्जिन के लिए गुंडागर्दी नहीं की जाती है। वोट नहीं है और वो सब दल में घूम आया है, कोई दल नहीं बचा जिसमें ना घूम के आया हो सकता है नंबर लगाया हो कि समाजवादी पार्टी में भी आ जाएंगे बाद में, इसीलिए संबंध बनाने करेल में आया है। उत्तर प्रदेश की यादव बेल्ट में आने वाली करहल और जसवंत नगर सीट पर सभी की नजरें हैं। करहल से जहां अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हैं, तो जसवंत नगर से उनके चाचा शिवपाल यादव खड़े हुए हैं। बीजेपी ने करहल को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके बाद यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। कई बार चुनावी विश्लेषक कहते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण के आप वोटिंग ट्रेंड को, वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लहर है या कांटे की टक्कर है, मुकाबला किस पर भारी है, कौन आगे दिख रहा है। लेकिन जानकार बताते हैं कि ये पूरी तरह से आप इस पर आधारित फैसला नहीं ले सकते हैं। तो क्या गोली, गाली, डंडा, मारपीट जिस तरह से हमने देखा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटिंग किस तरफ हो रही है, कौन घबराया हुआ है। जी हाँ, जब आप ये देख लें कि एक वोट के लिए गोली गाली की नौबत आ जाए, जब आप ये देखें कि बीजेपी कार्यकर्ता एक वोट के लिए पुलिस पर आरोप लगाने लगते हैं, जब आप ये देखें कि एक वोट के लिए उम्मीदवार रोने लगता है, तो समझा जा सकता है हवा क्या कह रही है। तीसरा चरण आने के साथ हर कोई जानना चाहता है कि रुझान मतदाता का अब तक क्या चल रहा है, जिसमें 2 तरह के दावे सामने आते हैं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है, और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। और रही बची भाप, ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, 69,000 वाले, शिक्षा मित्र वाले, ये बीएड से लेकर के इन्हें कितना लड़ना पड़ा है। बताओ आप लोग भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? दोनों पक्ष ऐसे दावे क्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी किसी चरण में कमजोर नजर नहीं आना चाहता, और सच ये भी है कि मतदाता लगातार अपने वोट देने की प्राथमिकता को बदलते आ रहे हैं। तीसरे चरण की सीटों के आधार पर इस आंकड़ों को समझिएगा। 2012 के चुनाव में
तीसरे चरण की 59 सीटों में 32% वोट के साथ समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतती है। 25% वोट के साथ बीएसपी दूसरे नंबर पर आकर 10 सीट जीतती है और बीजेपी 17% वोट के साथ 8 सीट जीत पाती है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 59 सीटों का वोट गणित पलट जाता है, जब बीजेपी 44% वोट के साथ 46 विधानसभा पर आगे रहती है। समाजवादी पार्टी 29% वोट के साथ 12 असेंबली सीट पर आगे रहती है। 2 साल के भीतर बीएसपी यहां पर 15% वोट के साथ 1 सीट पर भी आगे नहीं हो पाती। 2017 के चुनाव में गणित और पलट जाता है, जब बीजेपी 49 सीट पर, एसपी 8 सीट पर, बीएसपी और कांग्रेस 1-1 सीट जीत पाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का वोट मीटर बताता है कि 59 विधानसभा में बीजेपी 46 सीट पर आगे थी, समाजवादी पार्टी 10 सीट पर, बीएसपी 1 सीट पर और कांग्रेस 2 सीट पर। यानी ये आंकड़े कहते हैं कि चुनाव दर चुनाव वोटर का मूड बदलता है। तो फिर इस बार क्या मूड है? क्या अब तक 2 चरण में कोई सीधी लहर दिखी है? जानकार कहते हैं लहर है तो फिर क्यों एक वोट के लिए दूसरे चरण में गोली चलाने का आरोप लगा? ये वायरल वीडियो शाहजहांपुर का है। दूसरे चरण में वोटिंग के अगले दिन तिलहर विधानसभा के विक्रमपुर चकोरा गांव में 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दावा है इसी वीडियो में जो गोली चलती है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बूथ एजेंट रहे सुधीर सिंह यादव पर चलाई गई, जिनकी मौत हुई। क्या असल में जमीन पर उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर चल रही, जिसकी वजह से सिर्फ 1 वोट के लिए गोली चल गई? अगर यही सच है तो फिर क्यों राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी हवा बता रहे हैं? जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री के चेहरे पर 12 बज गया कि नहीं बज गया? 300 पार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम फंसी के दोनों चरणों ने किया है, और मैनपुरी वालों ने उस पर 300 पार का महल बनाना है, महल बनाना है। क्या हकीकत इन दावों से अलग नहीं? वरना क्यों शाहजहांपुर में ही दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठियां चलाई, जो पुलिस पर ही फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे? क्या सच्चाई ये कि एक तरफा वोटिंग किसी के पक्ष में 2 चरण में नजर नहीं आई? वरना इतना प्रदर्शन क्यों है? आरोप यहां तक लगा कि जहां दूसरे चरण में फर्जी वोटिंग के आरोप लगाते बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, और शाम को तब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के मुताबिक बीजेपी के वर्कर्स ने घर पर पथराव करके हमला बोला। क्या चुनाव में जमीन पर असल में करीबी टक्कर इतनी है कि प्रत्याशियों पर हमले हो रहे हैं? इस सवाल का आधार ये कि हमले के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। ये टूटी हुई गाड़ियां करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की हैं। बाकी गाड़ियां उनके काफिले की। आरोप है कि मंगलवार शाम करहल में प्रचार से लौटने के दौरान रहमतुल्लापुर गांव के करीब हमला हुआ। सरिया डंडा अवैध असलाह के साथ किया, और उसमें से एक व्यक्ति ये बोला कि मुझे उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ने आए हो, और जिसने एमपी बनाया, और उसने अपने साथी बीटू से कहा कि आज मंत्री यहीं मारा जाना चाहिए, और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं। तो ये मैंने एफआईआर जो की है, इसके बाद सीआईएसएफ के लोग जो की है उन्होंने जान बचाई। वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं। और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो 2-2 जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? क्या ये बयान इशारा करता है कि अभी चुनाव एक तरफा नहीं हुआ है? एक रिसर्च देखिए, पिछले नतीजों में 10,000 से कम अंतर से हुई हार जीत वाली 77 सीटें थी, जिसमें 22 समाजवादी पार्टी जीती थी,
36 बीजेपी जीती थी। क्या इसीलिए करीबी अंतर वाली सीटों पर एक एक वोट के लिए दोनों प्रमुख दलों में चुनाव के बीच तनातनी चल रही है? चुनाव में वोट कितना कीमती होता है, इसकी तस्वीर आप बलिया की हाई प्रोफाइल सीट बांसडीह पर देखिए, जहां बीजेपी और निशान पार्टी के गठबंधन और बीजेपी के सिंबल पर लड़ती प्रत्याशी केतकी सिंह वोट मांग रही थी। एक कार्यकर्ता ने 501 रुपए की मदद चुनाव लड़ने के लिए हाथ में दी। प्रत्याशी केतकी सिंह भावुक हो गए। कागज लिखे, नोट लिखे, ये आपके प्रेम बा, आप सबका प्यार है। कुल मिलाकर 2 चरण की वोटिंग का ट्रेंड बताता है कि चुनाव में एक्शन है, इमोशन है, गोली है, पथराव है, लाठीचार्ज है। तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, 4 चरण उसके बाद बाकी है। तो क्या यही तनाव बताता है कि चुनाव कांटे का चल रहा है? वोटिंग ज्यादा हो तो लोग ये कहने लगते हैं कि बदलाव के लिए जनता वोट डालने भारी तादाद में निकल रही है। लेकिन अगर कम वोटिंग हो तो क्या ये कहा जा सकता है कि जनता बदलाव नहीं चाहती है? हर कोई पहले और दूसरे दौर के मतदान के बाद बस वोटिंग ट्रेंड जानना चाहता है और उसको समझकर ये निष्कर्ष निकालना चाहता है कि आखिर किसकी लहर दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल, बुंदेलखंड, इन सब के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, क्या हम मुद्दों को बदलते हुए देखेंगे? क्या हम ध्रुवीकरण की कोशिशों को, भाषण के टोन को बदलते हुए देखेंगे? अखिलेश यादव भी कहते हैं कि पहले 2 चरण के मतदान ने बीजेपी की गर्मी निकाल दी है। कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए पहले चरण में ही। लोग वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी और इनका धुआं उड़ा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह दावा करते हैं कि 2 चरणों में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ है, इसका परिणाम जानना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? और जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? अरे समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है। अखिलेश दोहराते हैं कि पहली 113 सीटों पर वोटिंग के बाद बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए हैं। लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए हैं। और जिस समय इस चरण में वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। 113 सीट के बाद अब सबकी नजर यूपी के 5 चरणों पर है। लेकिन बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही पक्षों ने पहले 2 चरणों को विरोधियों के हौसले पस्त करने का हथियार बना लिया है। इसीलिए पीएम कहते हैं 2 चरणों के ट्रेंड ने दोबारा योगी के आने का रास्ता साफ कर दिया है, जिसका जवाब जैसे को तैसे की तर्ज पर अखिलेश भी देते हैं। 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। और ये जोश और उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि लोग और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है।
ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के इन दावों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जीत के दावे तो चुनाव लड़ने वाला हर दल करता है, भले ही उसे पता हो कि उसका कोई चांस नहीं है, फिर भी नतीजों से पहले कोई हार नहीं मानता, जो जायज भी है। लेकिन अगर चुनाव कांटे का हो तो फिर इस तरह के दावों की हकीकत से पर्दा वोटों की गिनती के बाद ही उठता है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव लीजिए, जहां पर बीजेपी नेताओं की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर ममता की जीत की हैट्रिक खटाई में पड़ने के खूब दावे हुए। 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी যাচ্ছে, আসল পরিবর্তন আছে। 2 तारीख को दीदी की सरकार जाने वाली है, पाताल में भी छिपोगे, जमीन खोद कर ढूंढ कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का 3 उद्योग है। लेकिन ये दावे पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद धरे के धरे रह गए। हालांकि राज्य में बीजेपी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने में कामयाब रही, लेकिन वो ममता को पहले से भी ज्यादा वोट से जीतने में रोकने में नाकाम रही। यही बात अखिलेश पर भी लागू होती है, जो 2014 से लगातार बीजेपी से भले ही मात खा रहे हों, लेकिन हर चुनाव से पहले अपनी जीत का दावा बढ़ चढ़ कर करते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कोई तरीका है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि चुनावों में किस दल का पलड़ा भारी है और किस नेता का दावा सच के करीब है। आमतौर पर लोग इसका रुझान डाले गए वोट से लगाते हैं। चुनावों में मतदाताओं के कम या ज्यादा जोश से अमूमन 2 बातों का अंदाजा लगाया जाता है। ज्यादा वोट का मतलब जनता के सत्ता विरोधी मिजाज से लगाया जाता है, तो वहीं कम वोट का मतलब ये माना जाता है कि लोग सत्ताधारी पार्टी के कामकाज से संतुष्ट हैं। अगर पहले चरण की 55 सीटों की बात करें तो पिछली बार यहाँ पर 64.42% वोटिंग हुई थी। वहीं इस बार के चुनाव में 65.53% मतदान हुआ, यानी करीब 1% की कमी देखी जा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या इस वोटिंग पैटर्न को देखकर ये कहा जा सकता है कि वोट कम पड़ने का मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का कमजोर होना है? क्या कम और ज्यादा मतदान होने पर चुनावों पर असर होता है? अतीत के हुए चुनाव के विश्लेषण बताते हैं कि मतदान प्रतिशत और चुनावों के परिणाम के बीच सीधा संबंध नहीं होता है। 1957 से 2009 के बीच के लोकसभा चुनावों को अगर देखें तो जिन 7 लोकसभा चुनावों में मतदान पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा, उनमें से 3 बार सत्ताधारी पार्टी फिर चुनी गई, जबकि 4 बार उसने सत्ता गंवाई। इसी तरह जिन 7 लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत घटा, उनमें भी 3 बार सत्तारूढ़ पार्टी जीती और 4 में हारी। जिन 2 चुनावों में मतदान प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया, उनमें 2 बार सत्तारूढ़ पार्टी ने सरकार बनाई। इसी तरह यूपी के विधानसभा चुनाव में 8 बार मतदान बढ़ने पर 3 सरकारें चुनी गई, वहीं 7 बार मतदान घटने पर 2 बार सरकार बनी। आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान लगाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन अगले 5 चरणों के लिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टियों की मजबूरी को बखूबी समझा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। पहले और दूसरे चरण के मतदान में दलित, जाट, मुस्लिम मतदाता ज्यादा थे। उसके बाद जो चरण आता है उसमें यादव बहुल इलाका रहता है तीसरे दौर के मतदान में। लेकिन चौथे दौर के ऐन पहले लखीमपुर खीरी में किसानों को सामने से रौंदने के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा टेनी, केंद्रीय मंत्री के बेटे को जमानत मिल जाती है, वो जेल से बाहर आ जाते हैं। अब सवाल यही है कि क्या चौथे चरण और उसके बाद ब्राह्मण बहुल इलाकों में चुनाव की वजह से रास्ता साफ किया जा रहा है ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने का? 20% में वो ब्राह्मण भी हैं जो कहा जा रहा है आपसे नाराज है। मुझसे कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी नहीं मानती, लेकिन उन्हीं ब्राह्मणों को मनाने के लिए चुनाव में कमेटी बनती है। जब चौथे चरण का चुनाव नजदीक आ जाता है, तब ब्राह्मण होने के नाते ही
प्रमुख रूप से मंत्री बनाए जाने की चर्चा पाने वाले अजय मिश्रा टेनी का आरोपी बेटा आशीष मिश्रा लखीमपुर केस में जमानत पाकर जेल से बाहर आ जाता है। क्या इसका फायदा बीजेपी पाएगी? आरोप सुनिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के नाते उनको बेल मिली है और कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक वोट ये जान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि एक से एक ब्राह्मण चेहरा ले आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो अब जमानत करा करके ब्राह्मण समाज को संदेश दे रहे हैं कि देखो हम ब्राह्मण समाज के बेटे को बेल दिला दिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर बेल मिली। गुरुवार को लखीमपुर खीरी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के मंच पर आरोपी बेटे के मंत्री पिता अजय मिश्रा नजर नहीं आते। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी में कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद ही मंच पर दिखते हैं। क्या मंत्री जी इसलिए नहीं दिखे क्योंकि विपक्ष लगातार बेटे की रिहाई को मुद्दा बना रहा है? 130 दिन में किसानों को कुचलने के आरोपी के जमानत पर बाहर आने को अगर ब्राह्मण वोट की राजनीति से जोड़कर देखें तो उत्तर प्रदेश में 2014 में ब्राह्मण वोट का 72% हिस्सा बीजेपी पाई। 2017 में 80% हिस्सा ब्राह्मण वोट का बीजेपी के पास आया। 2019 में भी यह हिस्सा और बढ़कर 82% हो गया। पिछले 7 साल में ब्राह्मण वोट 10% तक बीजेपी का उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। ऐसे में जानकार मानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह राज्य के दूसरे हिस्से में जहां ग्रामीण किसान वोट डालने के लिए किसान के तौर पर नहीं बल्कि जात के खांचे में बंटकर पहुंचता है, क्या वहां पर अब आशीष मिश्रा का जमानत पर जेल से बाहर होना डैमेज कंट्रोल कर पाएगा? बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो खाक की। नेता भी जानते हैं कि बंद मुट्ठी दिखाकर जनता को यही बताना है कि सभी की सभी सीटें हमारी मुट्ठी में कैद हैं, क्योंकि अगर मनोबल की मुट्ठी खुल गई, खाली दिख गया तो मुश्किल होगा। इसीलिए दावों का ये वक्त है। 10 मार्च के पहले तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं, लेकिन बंद मुट्ठी के इन दावों पर नेताओं के आप भरोसा मत कीजिएगा। क्या है सही तस्वीर चुनाव की, ये देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए आज तक।